हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारी लाल जिंदल कॉलेज तोशाम। ये लेक्चर बीए 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हैं। स्टूडेंट्स, कल हमने अधिकारों के कुछ तत्वों पर चर्चा की थी। आज हम अधिकारों के बाकी के जो तत्व हैं उन पर चर्चा करेंगे, जिसमें नेक्स्ट है अधिकार और कर्तव्य परस्पर संबंधित है। अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो रूप हैं। हर अधिकार के साथ कर्तव्य संबंधित है। अब मेरा जो अधिकार है वो दूसरे का कर्तव्य है, और जो दूसरे का अधिकार है वो मेरा कर्तव्य है। और व्यक्ति के विकास के लिए जहाँ राज्य और समाज ऐसे अनेक अधिकार देते हैं, वहाँ कुछ कर्तव्यों की आशा भी वो व्यक्तियों से करते हैं। और कर्तव्यों का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति अधिकारों का अधिकारी नहीं बन सकता। जैसे अब हम एक सिंपल सा इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे रोड पर चलने का अधिकार है, तो रोड सेफ्टी के कुछ नियम हैं, उनका पालन करने का भी मेरा कर्तव्य है। क्यों? अगर मैं रोड पर इस तरीके से अपने मनमाने तरीके से चलना शुरू कर दूं, तो रोड पर चलने का अधिकार तो बाकियों को भी है। तो क्या मेरा अधिकार उनके अधिकार में बाधा नहीं बन रहा? तो हमें किसी भी अधिकार का प्रयोग इस तरीके से नहीं करना होता कि जिससे कि दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण हो। माने एक सीमा रेखा है हर अधिकार के चारों ओर, हमें उस सीमा तक ही उस अधिकार का पालन करना है, उस अधिकार का उपभोग करना है, और साथ ही साथ अधिकार का उपभोग इस तरीके से करना है अपना कर्तव्य समझते हुए कि दूसरे सभी भी अपने अधिकारों का प्रयोग कर पाएं। क्योंकि अधिकारों के साथ साथ जब तक कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाएगा, तब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति आसानी से अपने अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकता। माने एक व्यक्ति ने यदि अधिकारों का असीमित प्रयोग किया या अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली दूसरे के जो अधिकार हैं वो अतिक्रमित हो जाएंगे। तो इसलिए मनुष्य अपने अधिकारों का प्रयोग तभी कर सकता है जब वह अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चा हो, सजग हो। और वास्तव में कर्तव्य के बिना किसी भी अधिकार का कोई भी महत्व नहीं है। नेक्स्ट है इसमें अधिकारों का कल्याणकारी स्वरूप। अधिकारों का जो स्वरूप है वो कल्याणकारी होना चाहिए। माने अधिकार केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं होने चाहिए, बल्कि इनका स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा संपूर्ण समाज का, समस्त समाज का, समाज में जितने भी तरह के वर्ग हैं, जितने भी तरह के लोग हैं, संप्रदाय हैं, सबका कल्याण हो। चाहे कोई धनी है, चाहे कोई निर्धन है, चाहे कोई बहुत बुद्धिमान है, चाहे कोई मेंटली रिटार्डेड है, चाहे कोई किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी संप्रदाय का है, सबका कल्याण उसके माध्यम से हो। जो सुविधाएं या जो परिस्थितियां कुछ व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं, कुछ व्यक्तियों का ही उनसे विकास होता है, पर पूरे समाज का कल्याण उनसे नहीं होता और वो समाज के कल्याण में कोई योगदान नहीं दे रही सुविधाएं, तो राज्य की ओर से ऐसी सुविधाओं को अधिकारों के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। अब जैसे संपत्ति का अधिकार है, विकसित देशों में भी असीमित संपत्ति एकत्र करने का अधिकार नहीं दिया गया, उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि संपत्ति यदि कुछ हाथों में बहुत अधिक केंद्रित हो जाएगी, केंद्रीकरण बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो सीधा सा अर्थ है बाकी हाथ खाली रह जाएंगे। समाज में जो संसाधन है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो आर्थिक संसाधन है, उनकी एक सीमा है। यदि वो एक और केंद्रित हो गए तो बाकी और उनकी रिक्तता पैदा हो जाएगी, बाकी हाथ जो है वो खाली रह जाएंगे, बाकी लोगों को वो उपभोग के लिए नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हर देश में संपत्ति के असीमित संग्रह करने पर भी रोक लगाई गई है, कानूनी रोक लगाई गई है। ऐसा इसलिए कि संपत्ति का अधिकार व्यक्ति के खुद के कल्याण के लिए तो फायदेमंद हो सकता है, उसका कल्याण तो होगा जिसने बहुत अधिक संपत्ति एकत्रित कर ली हो, लेकिन उससे समाज को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। केवल उस एक व्यक्ति को लाभ होगा या कुछ लोगों को लाभ होगा जो संपत्ति का
केंद्रीकरण कर रहे हैं। पूरे समाज को उनकी संपत्ति से कोई भी लाभ नहीं होगा, समाज के लिए वो उपयोगी नहीं होंगे। और साथ ही साथ जो इस तरह की अमीर और गरीब के बीच की खाई ज्यादा चौड़ी हो जाएगी, तो उससे जो संपत्तिहीन व्यक्ति हैं उन पर बहुत दुष्प्रभाव भी पड़ेगा, उनका शोषण भी होगा, आर्थिक क्षेत्र में उनका शोषण होगा। तो ऐसे में कोई भी अधिकार राज्य द्वारा ऐसा नहीं दिया जाना चाहिए जिससे कि केवल व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष का फायदा हो और पूरे समाज का कल्याण उसमें निहित ना हो। नेक्स्ट है इसमें अधिकार राज्य द्वारा सुरक्षित होने चाहिए। राज्य अधिकारों की सुरक्षा करे, ये अधिकारों के होने के लिए ही बहुत आवश्यक है कि जिस अधिकार को राज्य द्वारा सुरक्षित नहीं किया जाएगा तो फिर उसका कोई महत्व ही नहीं है। अधिकार राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं और व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी है, वो अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देता है और इसी स्वार्थ की भावना के वश में होकर यदि कोई व्यक्ति दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करता है या कोई उच्च अधिकारी किसी के अधिकारों को छीनता है, अधिकारों से वंचित करता है व्यक्ति को, तो व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को, जो पीड़ित व्यक्ति है जिसके अधिकार छीन लिए गए, तो ऐसे व्यक्ति को राज्य ही दोबारा उसके अधिकार दिलाए। ये कानूनी ढांचा अधिकारों के साथ होना जरूरी है कि राज्य दंड की व्यवस्था करे उस व्यक्ति के लिए जिसने किसी के अधिकारों को छीना, उसके अधिकारों का अतिक्रमण किया। यदि राज्य अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान नहीं करता तो ऐसे में इन अधिकारों को वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार कहा ही नहीं जाएगा, ये केवल नैतिक अधिकार रह जाएंगे और फिर वो स्थिति जो है समाज की वही रहेगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए अधिकार राज्य द्वारा कानूनी रूप से सुरक्षित किए जाने अनिवार्य हैं। माने जो अधिकार है उनका रक्षा कवच भी राज्य द्वारा ही, देश द्वारा ही अपने संविधान में वर्णित किया जाए कि यदि किसी व्यक्ति के अधिकार छीन लिए जाते हैं तो किस माध्यम से, किस तरीके से कानून की शरण लेकर वो अपने अधिकारों को वापस प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें अधिकार केवल समाज में ही संभव है। समाज से बाहर अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। समाज की स्वीकृति के बिना व्यक्ति की कोई भी मांग अधिकार बन ही नहीं सकती। और वास्तव में अधिकार क्या हैं? ये उन सुविधाओं का नाम है जो सामाजिक मूल्यों के अनुरूप है, जो नैतिक नियमों के अनुरूप हैं और जिन्हें राज्य ने मान्यता प्रदान की है। समाज से बाहर हम व्यक्ति के अधिकारों की कल्पना वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सुविधाएं जिनका नाम अधिकार है कोई देगा जब ही तो मिलेंगी। ये परिस्थितियां जिनका नाम अधिकार है कोई बनाएगा तभी तो हम उनका उपभोग करेंगे। तो ये सुविधाएं देने वाला कौन है? राज्य, समाज। और ये परिस्थितियां बनाने वाला भी कौन है? समाज स्वीकार कर रहा है उन परिस्थितियों को और राज्य उनको कानूनी जामा पहना रहा है। और समाज से बाहर रह रहा जो व्यक्ति है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुविधाओं की मांग करेगा किससे? उसके अधिकार के उल्लंघन को रोकेगा कौन? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि समाज में व्यक्ति रहता है तभी उसे अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। समाज से बाहर कोई रह रहा है तो उसके लिए अधिकारों की कोई भी व्यवस्था करने की ना तो कोई सत्ता है, ना कोई शक्ति है, ना ही कोई उसको अधिकार देने वाला है। तो इस सारे के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि अधिकारों के जो तत्व हैं या विशेषताएं हैं वो क्या हैं कि अधिकार व्यक्ति की उन उचित मांगों का नाम है जिन्हें समाज स्वीकार करता है, राज्य लागू करता है। अधिकार सबके लिए समान होते हैं, इनका सीमित रूप से उपभोग किया जा सकता है। अधिकारों के साथ कर्तव्यों का होना आवश्यक है और अधिकार केवल समाज में ही संभव हो सकते हैं। समाज से बाहर अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती। और अधिकार कुछ नागरिकों तक सीमित नहीं होते,
बल्कि सभी नागरिकों को अधिकार समानता के आधार पर प्राप्त होते हैं या समानता के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, कल हम इससे आगे फिर अधिकारों के जो विभिन्न रूप हैं उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।